नेपाल इस समय अपनी आजादी के बाद के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। काठमांडू की सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के गुस्से का विस्फोट है। चारों ओर से उठती नाराजगी की आवाजें, जलते टायरों से भरती सड़कों की हवा और हजारों युवाओं का एक साथ उठ खड़ा होना, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे हैं जिसने नेपाल की सरकार की जड़ें हिला दी हैं। लेकिन यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। यह उन सालों की पीड़ा का नतीजा है जो लोगों ने चुपचाप सहन की है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने आम लोगों के धैर्य को खत्म कर दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि वे और चुप नहीं रह सकते। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की लड़ाई है। इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको और गहरी, निष्पक्ष खबरें ला पाऊंगा। हम जानेंगे कि इस आंदोलन की असली वजह क्या है, यह कब और कैसे शुरू हुआ, किन किन घटनाओं ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि अब यह पूरे देश में फैल गया है। हम उन चेहरों को देखेंगे जो इस आंदोलन के असली हीरो हैं और उन फैसलों को समझेंगे जो सरकार को घेरने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और सबसे जरूरी, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है। क्या यह नेपाल में एक नई क्रांति की शुरुआत है या फिर यह अराजकता में बदल जाएगा? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह आपके नेपाल के बारे में सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। नेपाल हमेशा से राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र रहा है। कभी राजशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई, कभी माओवादी विद्रोह, कभी संवैधानिक संकट। यह देश मुश्किलों से अनजान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। बीते कुछ महीनों में नेपाल की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही थी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। रोजमर्रा के सामान की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। विश्वविद्यालय से निकलने वाले युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे और सरकार की तरफ से कोई ठोस योजना नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले सरकार ने अचानक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। इससे न सिर्फ युवाओं में गुस्सा भड़का, बल्कि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह रही राजनीतिक घोटाले। कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग मानने लगे कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं और जनता की परेशानियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इन सब के बीच मीडिया में कई रिपोर्ट्स आईं, जिनमें कहा गया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे समझौते कर रही है जो देश के हितों के खिलाफ हैं। इससे लोगों का भरोसा और डगमगा गया। शुरुआत में विरोध छोटे स्तर पर था। कुछ 100 छात्र काठमांडू विश्वविद्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग से हटाने की कोशिश की, गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर इन झड़पों के वीडियो वायरल हुए और अगले ही दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते यह विरोध आंदोलन में बदल गया। देश के दूसरे हिस्सों से लोग काठमांडू की ओर आने लगे। गांवों से, छोटे कस्बों से, यहां तक कि पहाड़ों से भी लोग ट्रकों में भरकर राजधानी की तरफ चल पड़े। सरकार को लगा कि हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही इंटरनेट बैन का आदेश लागू हुआ, लोगों का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि लोगों ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना। यहां से हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ और आक्रामक हो गई। संसद भवन के बाहर जमकर नारे लगे। प्रधानमंत्री के पुतले जलाए गए और पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने भी जवाब में आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ओली ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मंत्रियों, सेना के अधिकारियों और पुलिस प्रमुख को बुलाकर हालात का आकलन किया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा, हम जनता की मांगों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह बयान लोगों को और भड़का गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यह सरकार जनता को धमका रही है। राजधानी में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई, लेकिन लोगों ने रात में भी मोमबत्ती मार्च किया। यह आंदोलन अब सिर्फ सरकार विरोध नहीं रहा, यह जन आंदोलन 2.0 बन गया। सरकार के भीतर भी दरारें पड़ने लगीं। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नेपाल के हालात पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई थीं। भारत ने कहा कि वह नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन शांति बनाए रखने की अपील की। चीन ने भी बयान जारी कर कहा कि वह स्थिरता चाहता है।
अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इंटरनेट ब्लैकआउट से लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने रिपोर्ट किया कि नेपाल में हालात और बिगड़ सकते हैं अगर सरकार और जनता के बीच बातचीत नहीं होती। लोग अब कहने लगे हैं कि यह आंदोलन तभी रुकेगा जब सरकार गिरेगी या बड़ी रियायतें देगी। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर बातचीत न हुई तो यह आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है, लेकिन एक बड़ा तबका उम्मीद कर रहा है कि यह आंदोलन नेपाल में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ऐसा युग जिसमें भ्रष्टाचार कम हो और युवाओं को रोजगार मिले। नेपाल के सामने इस वक्त दो रास्ते हैं। एक रास्ता है संवाद और समाधान का, जहां सरकार और जनता साथ बैठकर एक नया भविष्य लिख सकते हैं, और दूसरा रास्ता है टकराव का, जहां यह आंदोलन और हिंसक होगा और देश अराजकता में डूब सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आंदोलन नेपाल की किस्मत बदल देगा या फिर यह देश को और संकट में धकेल देगा? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि आपकी राय भी इस चर्चा का हिस्सा है और हो सकता है कि वही राय किसी और के सोचने का तरीका बदल दे। यह वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की जागरूकता होती है और इस समय नेपाल को सबसे ज्यादा इसी जागरूकता की जरूरत है। और हां, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए रोनुज बराइक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको देश विदेश की असली घटनाओं की जानकारी ला सकूं।